आज हमारा जो पाठ चल रहा था भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें हमने हिमालय पर्वत, भारत को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था धरातल के आधार पर, जिसमें एक था आपका हिमालय। तो हिमालय का वर्णन हम कर चुके हैं। आज हम उत्तरी मैदान का वर्णन करते हैं। हिमालय से नीचे उत्तर में है जो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ माने कि जो नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, उस वजह से बहुत उपजाऊ होता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण भी हो जाता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को हम वितरितिकाएँ कहते हैं। एक शब्द है हमारे सामने दोआब। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है। मतलब जो उत्तरी मैदान है पंजाब से लेकर के और बिहार, बंगाल बिहार तक, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों जिनमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम माने विशेषकर असम में स्थित है। तो ये पूरा जो मैदान है वो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। माने इस पूरे भाग में लगभग 2400 किलोमीटर में कहीं ऊंचाई नीचाई नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, थोड़ी बहुत अंतर जरूर है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं। इसे हम भावर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस भावर मिट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे हम तराई कहते हैं। एक हो गया क्षेत्र भावर, जहाँ नदियां आकर के ज़मीन में विलुप्त हो जाती, वो भावर है। फिर आकर के फिर तराई में आके निकल आती हैं, तो वो कहलाता तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है पुराने जड़ों का बना। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को हम भांगर के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो ये पूरा वर्णन हो गया भारत के उत्तरी विशाल मैदान का। मैदान कहाँ से कहाँ तक है। आगे है प्रायद्वीपीय पठार, जो तीसरा भाग है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं।
यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार शुरू हो जाता है। ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पृथ्वी के प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। दो हो गए, मध्य की उच्चभूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे हम मध्य उच्चभूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती। इस प्रकार वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अववाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। सतपुड़ा की श्रृंखला मानो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत का भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करना है हमको। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है एवं पूरब की ओर ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एवलोंग का पठार भी कहा जाता है। उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थालघाट, भोरघाट तथा पालघाट की स्थिति ज्ञात करें।